यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में। फ्लो ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम स्टेटमेंट का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है कि जो प्रोग्राम का स्टेटमेंट है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहा। अगर हम सिंपल लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द ऑर्डर in which statements are executed in a program। अगर हम प्रोग्राम के जो फ्लो की बात करें तो बेसिकली तीन तरह का फ्लो होता है। एक हमारा सीक्वेंशियल फ्लो होता है, एक कंडीशनल फ्लो होता है और एक इटरेटिव फ्लो होता है। बाय डिफॉल्ट किसी भी प्रोग्राम का जो ऑर्डर होता है वो सीक्वेंशियल होता है, इसलिए कि हम लोग जैसे प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखते हैं सेम उसी वे में प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर होता है सेम होता है। जैसे आप स्टेटमेंट लिखते हैं उसी वे में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। कंडीशनल फ्लो में क्या होता है कि वेरियस कंडीशन के आधार पर फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्लो को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस डायरेक्शन में होगा, कैसे फ्लो होगा। इटरेटिव फ्लो का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। बेसिकली हमें अगर फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात कहें तो हमें तीन तरह का फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ना है। और बाय डिफॉल्ट सीक्वेंशियल है तो सीक्वेंशियल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है ज्यादा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हम कुछ इसमें चेंज करें या ना करें स्टेटमेंट में ये अपने आप ही सीक्वेंशियल मैनर में फ्लो करता है। हमें जो बेसिकली डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है कंडीशनल फ्लो और इटरेटिव फ्लो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल फ्लो की, उसके बाद हम लोग कंडीशनल और इटरेटिव फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसकी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ ही सीक्वेंशियल फ्लो का। अगर सीक्वेंशियल फ्लो की बात करें तो सीक्वेंशियल फ्लो बेसिकली होता है द डिफॉल्ट कंट्रोल फ्लो इन अ प्रोग्राम इज सीक्वेंशियल फ्लो। मतलब डिफॉल्ट मैनर में अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो उसे हम सीक्वेंशियल फ्लो कहते हैं। सीक्वेंशियल फ्लो में बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है उस सेम ऑर्डर में जिस वे में लिखा गया हो। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 7, z इक्वल टू y माइनस एक्स और प्रिंट करना है z की वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, x में 6 की वैल्यू असाइन हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट है y इक्वल टू 7, मतलब यहाँ पर क्या है, y में 7 वैल्यू असाइन हो रही है। उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, y माइनस एक्स, यानी y में से x की वैल्यू माइनस करके इसके रिजल्ट को हम लोग z में स्टोर कर रहे हैं, z नाम के वेरिएबल में, और फाइनली z नाम के वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से जिस ऑर्डर में प्रोग्राम लिखा गया है इसी वे में प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी कर रहा है। नेक्स्ट सीक्वेंशियल फ्लो के बाद आता है कंडीशनल फ्लो। अगर हम कंडीशनल फ्लो की बात करें तो बेसिकली कंडीशनल फ्लो रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन स्टेटमेंट ओनली इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। कहने का मतलब है कंडीशन फ्लो में एग्जीक्यूशन जो है वो बेसिकली कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पार्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और इस तरह के फ्लो के लिए बेसिकली हम लोग जो स्टेटमेंट यूज करते हैं
वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जैसे कि इफ, इफ एल्स, इफ, एलिफ एल्स, ये सभी बेसिकली कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट है। हम लोग को इस कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में एक एक करके डिटेल में भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम एक कंडीशनल फ्लो का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और यूजर से इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट लेते हैं। इनपुट ले करके और इसकी वैल्यू को हम नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब यूजर जो भी वैल्यू इनपुट देगा उसके आधार पे हमें चेक करना है कि जो एंटर्ड नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है या फिर लेस देन 5 है। तो मतलब हमने क्या की, एक सर्टेन कंडीशन दे दी। अब कंडीशन अगर ट्रू होगा तो कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होने के बाद कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने दिया है कंडीशन इफ नम ग्रेटर देन 5, मतलब जो यूजर इनपुट देगा वैल्यू उसको हम लोग चेक करेंगे कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5 है या फिर नहीं है। तो कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट का प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सेम यहाँ पर है, अगर हम आउटपुट को ध्यान से देखें तो यूजर के द्वारा एक नंबर एंटर किया गया है 55 और 55 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं 55 ग्रेटर देन 5, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो चूंकि इस केस में कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स है, इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है और इसके बदले में यहाँ पर एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम इस 55 की जगह सिर्फ एंटर कर दे 3, इनपुट अगर हम 3 दे दें यूजर के थ्रू, तो क्या होगा, फिर से चेक किया जाएगा इफ 3 ग्रेटर देन 5, मतलब नंबर की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। तो इसमें कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे 55 के केस में क्या है कि हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट 55 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हो रहा है नंबर इज ग्रेटर देन 5। अगर इस केस में नंबर जो है वो 3 होता तो कंडीशन चेक होता 3 ग्रेटर देन 5, तो 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है और एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर यहाँ पर 3 होता तो स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आता, नंबर इज लेस देन 5। तो बेसिकली इस तरह से कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है कि हम लोग सर्टेन कंडीशन देते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अब लास्ट टाइप जो है कंट्रोल फ्लो का वो बेसिकली है इटरेटिव फ्लो। और अगर हम इटरेटिव फ्लो की बात करें तो इटरेटिव का मतलब होता है, इटरेशन का मतलब ही है रिपीटेशन, यानी सर्टेन कंडीशन के आधार पर पार्टिकुलर स्टेटमेंट, पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रिपीट करता रहेगा। इटरेटिव फ्लो रिपीट्स स्टेटमेंट इन अ ब्लॉक ऑफ कोड। Repetition or looping can be performed a fixed number of times or until a certain condition is met. This is accomplished through the use of iterative statement for and while. कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग इटरेशन की बात करेंगे तो इटरेशन मतलब होता है रिपीटेशन, और रिपीटेशन में ब्लॉक ऑफ
कोड जो है वो पार्टिकुलर टाइम के हिसाब से या तो रिपीट करेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें रिपीट करना है, या फिर सर्टेन कंडीशन के आधार पर रिपीट करना है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक स्टेटमेंट रिपीट होता रहे। और इसके लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है, फॉर लूप और व्हाइल लूप। अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेम इक्वल टू इनपुट योर नेम। मतलब इनपुट, हम लोग नेम इनपुट करवाएंगे यूजर से, और उसके बाद हमें चेक करना है कि उसमें जितनी बार भी रेंज में होगा उस नेम को हमें बार बार प्रिंट करना है। मतलब यूजर से हम इनपुट करवाएंगे और इनपुट करवाने के बाद हमें उस पर्टिकुलर नेम को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है। सर्टेन कंडीशन के आधार पे हम लोग रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर लूप बेसिकली क्या करता है, फॉर लूप की हेल्प से हम लोग एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स किसी कंडीशन को रिपीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एक्स इन रेंज। रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर क्रिएट करता है 0 to n-1 तक। यहाँ हमने रेंज 5 दिया है, इसका मतलब जो सीक्वेंस क्रिएट होगा वो 0 to 4 क्रिएट होगा। और इतनी ही टाइम क्या करना है, हेलो के साथ नेम को प्रिंट करना है। हर बार हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, मतलब 5 टाइम ये रिपीट होगा। हेलो के साथ जो हम लोग नाम एंटर करेंगे वो नाम प्रिंट होता जाएगा। ऐसे ही ये तो बेसिकली फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स है। अगर इसी को हमें कंडीशन के आधार पे प्रिंट करना हो कि ये कंडीशन होना चाहिए और जब तक हमारा कंडीशन मैच करे तब तक जो वैल्यू है वो रिपीट होता रहे। सेम इसी चीज को हम लोग अगर चाहें तो व्हाइल लूप की हेल्प से कर सकते हैं। व्हाइल लूप में हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स करने की बजाय हम लोग कंडीशन को फिक्स कर रहे हैं। सेम यहाँ पर स्टेटमेंट है, नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। जो फॉर लूप है उसमें रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता है, अपने आप ही 0 to n-1 तक एक सीक्वेंस क्रिएट करता है और इसके आधार पे वैल्यू फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है। लेकिन अगर हम बात करें व्हाइल लूप में, तो व्हाइल लूप में कंडीशन के आधार पे रिपीट होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्ट किया i इक्वल टू 1। मतलब i की पहली कंडीशन जो हमने दी है वो 1 दी है। अब कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हर इटरेशन में वैल्यू को हमें प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद i की वैल्यू को हमें अपडेट करना है। जैसे while i is less than equal to 5, इसका मतलब क्या है कि हमने i की वैल्यू 1 ली है। अब ये रिपीट होता रहेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद जैसे ही 6 होगा मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा ये लूप। तो इस तरह से हम लोग व्हाइल लूप की कंडीशन देते हैं, प्रिंट करते हैं हेलो, और उसके बाद यूजर का जो भी नाम इनपुट होगा, नेम प्रिंट करते ही जो कंट्रोल है वो फर्दर नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर होने के बाद i इक्वल टू +1, यानी i इक्वल टू i+1, तो i की वैल्यू अपडेट होती जाएगी और हर बार अपडेट होगी और ये लाइन यहाँ से रिपीट होता जाएगा। ये इटरेशन तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह से इटरेटिव फ्लो काम करता है। तो बेसिकली ये 3 तरह का फ्लो ऑफ कंट्रोल था जो कि किसी भी प्रोग्राम में लागू होता है। एक था सीक्वेंशियल जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, एक कंडीशनल होता है कि हम लोग कंडीशन के आधार पे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एक होता है इटरेटिव फ्लो जिसमें हम सर्टेन कोड को नंबर ऑफ टाइम्स हम
रिपीट कर सकते हैं या सर्टेन कंडीशन तक रिपीट कर सकते हैं। अब जो हमें पढ़ना है, बेसिकली आज की क्लास में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, और जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या कर रहा है कि स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स या फिर सर्टेन कंडीशन तक रिपीट, सॉरी, इटरेशन में ये होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है कि जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। हम लोग जो भी कंडीशन देते हैं, कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो सर्टेन ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो जो फॉल्स वाले ब्लॉक में हम कोड को लिखते हैं, बेसिकली उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। In Python, conditional statements are implemented using keywords if else, if else, elif else. इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं। बेसिकली बार बार एक वर्ड आ रहा है इंडेंटेशन और एक वर्ड आ रहा है ब्लॉक ऑफ कोड। तो सबसे पहले हम इस टर्म को जान लेते हैं। इंडेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि लाइन के बिगनिंग में जो स्पेस है, उस बिगनिंग में दिए गए स्पेस को हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमने लिखा है इफ, और इफ के बाद जो दूसरी लाइन है प्रिंट ए वाली और प्रिंट इनर ब्लॉक वाली, तो ये बेसिकली क्या है, इसकी इंडेंटेशन चेंज है, यानी हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को लिखते हैं और उसके आगे जितना भी स्टेटमेंट है, उस स्पेस के आगे बिगिनिंग ऑफ द लाइन में स्पेस रहे, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर की दी गई स्टेटमेंट है उसके अंदर बाकी के कोड लिखे हुए हैं। कहने का मतलब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में जो इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट के अंदर ये दो स्टेटमेंट है प्रिंट वाली, जो कि प्रिंट ए लिख रहा है और प्रिंट इनर ब्लॉक लिख रहा है। तो ये तीन जो है, ये तीन एक ब्लॉक है, और इसी को दिखाने के लिए हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं कि जो हमारी इफ वाली स्टेटमेंट है उसके इनसाइड प्रिंट स्टेटमेंट है, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट लाइन को हम देखें तो जो नेक्स्ट वाली लाइन है उसकी इंडेंटेशन इफ के साथ ही है, मतलब इफ वाली जो इंडेंटेशन है वही सेम इंडेंटेशन जो है वो प्रिंट की है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडेंटेशन है सेम लेवल पे है, तो इसकी जो कोड की मीनिंग भी है वो सेम लाइन पर ही होगी, इसका इंडेंटेशन डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब जो ये कोड है प्रिंट वाली, प्रिंट आउटसाइड ब्लॉक वाली, ये इफ स्टेटमेंट के बाहर है। तो बेसिकली हम कोड को इनसाइड आउटसाइड दिखाने के लिए हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं, और इंडेंटेशन ये बताता है कि कौन सी कोड किस लाइन के इनसाइड है, और इसके लिए हम लोग बिगनिंग ऑफ द लाइन क्या करते हैं, प्रॉपर स्पेस लिखते हैं। अगर यही प्रिंट स्टेटमेंट कुछ स्पेस छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता, तो इसका मतलब क्या होता कि इस स्टेटमेंट के अंदर ये लिखी हुई है, जो कि प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखना वो बिल्कुल ही सही नहीं है जब तक कि कोई कंडीशन ना हो। तो इस केस में इंडेंटेशन का एरर जनरेट हो सकता है। तो बेसिकली इंडेंटेशन का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर अदर लैंग्वेज में जैसे हम लोग कोड को इनसाइड दिखाने के लिए करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, यहाँ पर करली ब्रेसेस की जगह पर इंडेंटेशन ही काम करता है। और जो नेक्स्ट टर्म है ब्लॉक ऑफ कोड, तो बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसको कि हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, और वो ग्रुप
एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। जैसे अगर हम इफ के साथ इस दोनों प्रिंट स्टेटमेंट की बात करें, तो ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली क्या है कि इफ के अंदर है। तो इफ, प्रिंट ए और प्रिंट इनर ब्लॉक, ये तीनों मिला करके एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाता है। और ब्लॉक ऑफ कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं। तो शायद अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंडेंटेशन और ब्लॉक ऑफ कोड का क्या मतलब है। अब आपको ज्यादा इजी वे में समझ में आएगा कंडीशन स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में, अगर आपको इंडेंटेशन का और ब्लॉक ऑफ कोड का कंसेप्ट क्लियर है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, और ये सबसे सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें बेसिकली जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो इफ स्टेटमेंट के आधार पर ही होता है। इफ स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कोड को तब एग्जीक्यूट करता है जब इफ की कंडीशन ट्रू हो। अगर हम इफ के सिंटैक्स की बात करें, तो हम लोग इफ के साथ कंडीशन लिखते हैं, और कंडीशन में अगर ट्रू होगा तो जो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इसी चीज को अगर हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देखें, तो फ्लो चार्ट बेसिकली यहाँ पर दिखा रहा है कि एक किसी प्रोग्राम में ये कंडीशन है, कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन चेक होने के बाद दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है कि आइदर कंडीशन ट्रू होगा या फिर कंडीशन फॉल्स होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो जो ये कंट्रोल है वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसके बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, और उस प्रोग्राम में हम लोग ये कर दें कि यूजर की एज चेक करें, और यूजर का एज अगर 18 या ग्रेटर देन 18 है तो वो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। यहाँ दूसरी कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, सिर्फ हमें यूजर का एज चेक करना है, और एज के आधार पे यहाँ पर क्या होगा, जो आउटपुट है वो प्रिंट होगा। तो यूजर से हम लोग यहाँ पर एज इनपुट करवाएंगे। एज इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम चेक कर रहे हैं और एंटर करवा रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, इफ स्टेटमेंट की हेल्प से हम कंडीशन देते हैं एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो ट्रू होने के बाद दो स्टेटमेंट दे रखी है प्रिंट स्टेटमेंट में। एक है कॉन्ग्रेचुलेशंस और दूसरा है यू आर अलाउड टू वोट। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये दोनों लाइन इफ स्टेटमेंट के अंदर है। तो बेसिकली इफ स्टेटमेंट इस तरीके से काम करता है। ये सबसे सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ में बेसिकली क्या था कि सिर्फ ट्रू की कंडीशन हमने दी थी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होने पे कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उसके लिए हमने कोई कंडीशन नहीं दी। तो इफ से एडवांस हमारा इफ एल्स है, और इफ एल्स में हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से होगा, इफ कंडीशन, हमने कंडीशन दी, और अगर इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के इनसाइड जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।
अगर हम बात करें एल्स स्टेटमेंट की, तो इफ का स्टेटमेंट जब यहाँ पर आउटपुट जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए, तो कंडीशन फॉल्स होते ही ये तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इल्स ब्लॉक के पास। और यहाँ पर इल्स ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट काम करते हैं। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें, तो फ्लो चार्ट बेसिकली इफ की तरह ही है। सिर्फ इसमें कंडीशन क्या है कि हमने फॉल्स कंडीशन के लिए भी एल्स पार्ट का जो ब्लॉक है, स्टेटमेंट है, उसको डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें इस फ्लो चार्ट को, तो इसमें क्या है कि एक कंडीशन है, एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर कंडीशन चेक करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स की। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। और दोनों ही कंडीशन में क्या है कि जो आइदर ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, दोनों ही स्थिति में जो कंट्रोल है वो कंडीशनल स्टेटमेंट के बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल बेसिकली क्या है, सेम हमने कंडीशन ली है, यहाँ पर भी सेम प्रोग्राम है, सिर्फ हमने डिफाइन किया है इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक दोनों ही अलग अलग। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यूजर से इनपुट लिया जाएगा, यूजर से इनपुट लिया जाएगा एज का। अगर यूजर इनपुट यहाँ पर देगा तो एज जो है वो 18 से कंपेयर किया जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, मतलब कि यहाँ पर प्रिंट आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और यहाँ पर प्रिंट आएगा यू आर अलाउड टू वोट। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होने पे इल्स ब्लॉक प्रिंट होगा, यू आर नॉट अलाउड टू वोट, यू आर नॉट अलाउड टू वोट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इफ एल्स का इंडेंटेशन सेम है और एक इंडेंटेशन प्रिंट का है। कहने का मतलब कि इफ के अंदर का स्टेटमेंट ये दोनों प्रिंट है, एल्स के अंदर का स्टेटमेंट ये प्रिंट है, लेकिन जो ये प्रिंट स्टेटमेंट लास्ट वाली है ये बिल्कुल बाहर है। तो मतलब कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, दोनों ही स्थिति में ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। इस वाली लाइन के लिए डिपेंड करता है कि 18 वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने पे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और प्रिंट थैंक्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किसी भी कंडीशन में होगी ही होगी। तो बेसिकली ये दूसरे जो थे कंडीशनल स्टेटमेंट थे। अब तीसरा कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक हम लोग और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल को। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें चेक करना है कि नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम हम बना सकते हैं इसी इफ एल्स का यूज करके। इफ एल्स में बेसिकली क्या है कि हम लोग दो ही कंडीशन निकल के आ सकती है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। तो ट्रू के केस में क्या होगा कि जो वैल्यू है इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स के केस में क्या है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर यूजर से हम लोग एक इनपुट प्रिंट करवा सकते हैं, नंबर इनपुट दिया जाएगा, और यहाँ पे क्या है नंबर को हम लोग 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या है कि हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड करने के बाद इसकी जो रिमाइंडर है उसको कंपेयर करेंगे कि जीरो है या नहीं है। अगर रिमाइंडर जीरो होगा
तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 3 से। तो अगर कोई नंबर है, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद 0 आ रहा है, तो स्टेटमेंट प्रिंट क्या होगा, नंबर और इज डिविजिबल बाय 3। इस जो स्टेटमेंट है वो इसके नीचे होगा। ये लाइन यहाँ से टाइप हो गई है, ये नेक्स्ट लाइन में जाना था। दूसरा क्या है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, इट मीन्स कंडीशन फॉल्स हो गई, और इस केस में क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो एल्स ब्लॉक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इसके आउटपुट की बात करें, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें नंबर एंटर किया है 601। अब 601 को हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 601 चूंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर 1 आता है, जबकि कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स है। इस कंडीशन में एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो लिखा आएगा, गिवन नंबर जैसे 601 है, तो 601 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो बेसिकली इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो बेसिकली है इफ एलएफ एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि कई बार हमें मल्टीपल कंडीशन भी चेक करने होते हैं, और मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एलिफ का मतलब होता है एल्स प्लस इफ। एल्स प्लस इफ मिला करके बनता है एलिफ। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन चेक करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो दो होती है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू ही ट्रू आ गई, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा इफ ब्लॉक। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स आ गई, तो मतलब इफ की हेल्प से क्या होगा, दूसरा कंडीशन चेक होगा। दूसरा कंडीशन चेक होने में फिर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि आइदर ट्रू या फिर फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू हो जाएगी, तो फिर इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से इसके बाद भी इफ स्टेटमेंट हो सकता है। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, एल्स की कंडीशन देनी है। एल्स की कंडीशन में क्या होगा कि जब सारे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएं, तो लास्ट में क्या होगा, एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग जब मल्टीपल कंडीशन देते हैं, तो मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ एलिफ का यूज करते हैं। अगर इससे भी ज्यादा कंडीशन देनी होती है, जब 3-4 कंडीशन से ज्यादा हो जाए, तो इस केस में हमारे पास एक और स्टेटमेंट होता है जो स्विच केस स्टेटमेंट कहा जाता है। तब उस कंडीशन में हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम में जैसे परसेंटेज के आधार पे हमें ग्रेड प्रिंट करना हो, तो इसके लिए हम लोग मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। और मल्टीपल कंडीशन देने के लिए फिर क्या है कि हमें मल्टीपल स्टेटमेंट की कंपैरिजन हमें करनी होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो हमें आउटपुट प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेसिकली इसमें क्या है कि यूजर जो है अपनी परसेंटेज इनपुट देगा, और परसेंटेज के आधार पे उसका ग्रेड प्रिंट होकर के आएगा। तो यहाँ पर हम इफ का जो कंडीशन दे रहे हैं, इफ में हम लोग चेक कर रहे हैं कि कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, इट मींस क्या है कि यहाँ पर प्रिंट जो होगा वो होगा डिस्टिंक्शन। अगर इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, कंट्रोल
अगले इलिफ स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद क्या है, फिर से परसेंटेज चेक होगी। जैसे मान लो हम लोग एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि यूजर ने 43% यहाँ पर इनपुट दे दिया, तो 43% में क्या होगा, सबसे पहले 43 का कंपैरिजन 75 से होगा। 75 के इक्वल टू या फिर ग्रेटर नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कंट्रोल ट्रांसफर होगा इलिफ स्टेटमेंट पे। अब इलिफ में जो 43 वैल्यू है, 43 परसेंटेज को हम लोग कंपेयर करेंगे 60 से, तो ये भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, मतलब ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा, फिर इसकी परसेंटेज से कंपैरिजन होगी। यहाँ पर भी कंडीशन जो है वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इट मींस ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम फिर कंडीशन जो है वो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इलिफ पे, और अब की बार क्या है कि हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो कंपैरिजन 43 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 का, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। इट मींस जो स्टेटमेंट है वो ग्रेड सी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और इनकेस ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती, तो लास्ट में कंट्रोल इस ब्लॉक पे ट्रांसफर होता और उस केस में प्रिंट क्या होता, ग्रेड डी। तो इस तरह से आपका इलिफ स्टेटमेंट काम करता है। इसमें बेसिकली हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। तो ये वाली जो वीडियो थी, इसमें बेसिकली हमने एक तो प्रोग्राम में कितने तरह का फ्लो हो सकता है उस फ्लो के बारे में हमने पढ़ा, और साथ ही कंडीशनल फ्लो के बारे में डिटेल में पढ़ा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल, जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।